हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 1 फरवरी 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से जो आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनको। फ्रंट पे आपके सामने लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ये आर्टिकल है पेंडेमिक को लेकर के। बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार आप रीडिंग मारना चाहो देख लेना, बाकी बिल्कुल भी काम का नहीं है, बहुत बार देख चुके हैं जो भी ये चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की हुई हैं। साथ में ये वाला आर्टिकल स्पेंडिंग इन पेंडेमिक, किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिकेशंस दिए हैं कि क्या तरीका हो सकता है हमें हमारी इकोनॉमी को एक रिवाइवल देना है। तो ठीक है, कुछ डेटा हमने ऑलरेडी बहुत सारे 2-3 रिपोर्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है न्यूज़ वाले सेक्शन में, जो शाम को मैं पब्लिश करता हूँ। बट हाँ, अभी इसमें हम थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच और लेकर के आएंगे। अच्छा आर्टिकल है, ये डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले वो है क्राइम एंड इम्प्यूनिटी। इसमें आप देखोगे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख, जिसने एक जर्नलिस्ट को मार दिया था, ठीक है, डैनियल पर्ल को, ठीक है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल यूएसए का है ये, राइट। तो उसके लिए उनको उस टेररिस्ट को सज़ा दी गई थी। फिर उसके बाद में सिंध हाई कोर्ट ने फ्री कर दिया था इसको। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको एकदम छाप लगा दिया कि हाँ बिल्कुल चलो ठीक है, फ्री है, आप कोई टेंशन वाली चीज़ है नहीं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में मेन जो थीम है वो ये कि पाकिस्तान तो एक ऐसा ट्रैफिक रूल वायलेटर है, जब अगर ट्रैफिक लाइट पे पुलिस खड़ी है तब तो वो रुक जाएगा, नहीं तो वो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ही करता रहेगा, ठीक है। मसूद अजहर का केस है, उसको लेकर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर टेररिस्ट जो है वो अपनी पूरी डोमिनेंस बनाए हुए लगातार बने हुए हैं। अभी अगर हाफिज़ सईद की बात करें, जो मुंबई टेरर अटैक था उसका मास्टरमाइंड, उसको पकड़ा गया था, ठीक है। तो वो कब पकड़ा गया? जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली थी। तो आप देखोगे हर बार वही चीज़ है कि ट्रैफिक लाइट पे पुलिस खड़ी है तब तो ब्रेक लगाएगा पाकिस्तान, नहीं लगाएगा। तो एक बार लास्ट में इस आर्टिकल को देखेंगे वीडियो के, ठीक है। ये वाला आर्टिकल फिर से पॉक्सो लॉ से रिलेटेड है। यहाँ पर जिन जज ने ये वर्डिक्ट दिया था ना कि स्किन टू स्किन टच नहीं है, तो फिर बाद में इसको आप सेक्सुअल हारेसमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कंसिडर कर सकते। तो यहाँ पर राइटर जो है, ये जज जो है, बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं सब लोग, चाहे चाइल्ड राइट कमीशन की बात कर लो, नेशनल वुमेन कमीशन की बात कर लो, इन सब ने सवाल उठाए। बोले ये कोई तरीका होता है कि इस तरीके से थोड़ा ना कोई वर्डिक्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर राइटर जो हैं, इनके जो जस्टिस हैं, उनके बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्रीवियसली बहुत सारे इम्पोर्टेंट वुमेन और चाइल्ड राइट केसेस पर अपने वर्डिक्ट दिए हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट है। इवन पॉक्सो एक्ट के अंडर भी इन्होंने 2019 में एक एक्ट दिया था, मतलब अपना वर्डिक्ट दिया था। तो बोले कि इस तरीके से इस वर्डिक्ट को ऐसे नहीं कि एकदम साइड में डाल दें, देखना चाहिए कि क्या वाकई में पूरा मुद्दा था और क्यों मतलब ये जो जस्टिस हैं इन्होंने इस तरीके का वर्डिक्ट दिया। तो कुछ केसेस हैं जो यहाँ पर कोट कर रही हैं राइटर, और ये कह रही हैं कि इनका बैकग्राउंड, मतलब आप देखोगे तो ये वर्डिक्ट कुछ ना कुछ वाटरशेड टाइप काम करेगा, कि एकदम बिल्कुल डिवाइड, कि हाँ इधर कुछ और वर्डिक्ट थे, इधर ये अलग ही वर्डिक्ट दे दिया स्किन टू स्किन टच वाला, ठीक है। तो इसमें केवल उनको डिफेंड किया जा रहा है या फिर उनके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ें आप एक बार देख सकते हो, देख लेंगे एक बार, लास्ट में बता दूंगा मैं कि कौन कौन से केसेस रहे हैं इनके प्रीवियसली। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आइडिया पेज से है, जिसमें हम मूविंग टू अ न्यू सिटी, इसमें 15 फाइनेंस कमीशन की जो इंटरिम रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, तो उस रिपोर्ट में क्या सजेशन दिए थे जिससे कि म्यूनसिपैलिटीज़, जो नगर निगम, नगर परिषद और ये होती है ना नगर पालिकाएँ, तो बोला इनको कैसे एम्पावर किया जा सकता है। तो उस इंटरिम रिपोर्ट की कुछ कंटेंट को उठा के लेके आ रहा है राइटर। साथ में ये कि अभी जो बजट आने वाला है आज आ जाएगा, तो उस बजट के साथ में जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो थोड़ा बोल रहे हैं कि उन 4 चीज़ों पे जो है 15 फाइनेंस कमीशन अपना टिका रहे, और कुछ सजेशन भी दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि किस तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और उसमें एनविसाज किया गया था कि लोकल अथॉरिटीज़ को आप एम्पावर करो। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कुछ सजेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं राइटर। तो एक तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये वाला आर्टिकल बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। फिर नीचे चले तो हमारे पास में ये अच्छा आर्टिकल है जिसमें क्रिकेट को, कि किस तरीके से क्रिकेट में इंडियंस चैंपियन बन रहे हैं, उसी चीज़ को, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
जिससे कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनली एक कॉम्पिटिटिव और एक बेस्ट कंट्री बन सके। ठीक है, तो ऐसे करके हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं एक को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है स्पेंडिंग इन अ पेंडेमिक। आर्टिकल लिखा हुआ है धर्म कीर्ति जोशी के द्वारा। देखो, इकोनॉमिक सर्वे बजट के पहले आता ही है, हमेशा हमें पता ही है। और पिछले साल देखें तो जैसे ही बजट आया था, मतलब इकोनॉमिक सर्वे आया था, और उसके एक दो दिन के अंदर अंदर ही 30 जनवरी को पहला केस डिटेक्ट हो गया था कोरोना वायरस का। फिर उसके बाद में हमें पता है कि कई दिनों तक कोई केस नहीं आया था, तो हमें यहाँ पर कोई लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जब केसेस आने शुरू हुए तो वर्ल्ड का स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन अप्लाई कर दिया गया था, और उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। आज भी आप देखो कि सर्वे में इस चीज़ को टारगेट किया गया है कि क्या बजटरी एलोकेशंस होने चाहिए, क्या बजटरी स्कोप होना चाहिए, जिसके बेसिस पे ये इकोनॉमिक क्राइसिस को हम ओवरकम कर सकें। ठीक है, पिछली बार जो प्लान किया गया था वो तो सारा का सारा धूमिल हो गया था, क्योंकि बजट के प्लान को बिल्कुल एग्जीक्यूट होने से एकदम ब्रेक लगा दिए थे इस कोविड-19 ने। अब अगर हम करंट इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो वहाँ पर राइटर जो है वो ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ 3-4 एंगल से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ इस इकोनॉमिक सर्वे को। पहला, क्या इकोनॉमिक आउटलुक होना चाहिए आने वाले फाइनेंशियल फिस्कल ईयर के टाइम पे। ठीक है, जिससे कि मतलब जो एजम्पशन हम दिमाग में ले और उसके बेसिस पे हम ये माने कि हाँ गवर्नमेंट कुछ कदम उठाने वाली है। एक तो इकोनॉमिक आउटलुक। दूसरा व्यू यहाँ पर ये लेकर के आ रहे हैं कि ओवरऑल जो फिस्कल स्टांस होगा ना, जिसमें रिकवरी को सपोर्ट भी करना है और जो गड़बड़ हो रखी है उनको करेक्ट भी करना है। क्योंकि देखो, पेंडेमिक ने है ना बहुत सारी चीज़ों को बड़ा क्लियरली ओपन अप कर दिया है कि आपके सिस्टम में क्या कमियां हैं, चाहे वो बैंकिंग को लेकर के देख लो, चाहे वो हॉस्पिटलिटी या हॉस्पिटलिटी नहीं, चाहे आप हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर लो। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सर्वे का, वो ये कि मीडियम टर्म पोटेंशियल जो है इकोनॉमी का, उसको राइज करने के लिए अब क्या प्रिस्क्रिप्शंस हैं बजट के पास में, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन को हम अचीव करेंगे हमारी इकोनॉमी में। तो ये 3 हमारे पास में इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है जिसमें हम इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एग्रीकल्चर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी कोविड-19 के टाइम पे, बट अकेली एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर दे ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हम देखें ना तो 15 या 16% से ज़्यादा है नहीं। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है ना वो अब करंट फिस्कल ईयर में कितनी होती है, अपग्रेड होती है, या फिर अभी जो कंजर्वेटिव मेथड अपना रखा है गवर्नमेंट ने वो ही कंटिन्यू रहेगा, देखने वाली बात है। इसके अलावा अभी जो पूरा उलटफेर देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बताया, विसिसिट्यूटेड मतलब होता है विसिसिट्यूड, इसका मतलब होता है कि आप उलटफेर कर रहे हो, बिल्कुल पलट रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो। ठीक है, तो सर्वे ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि जीडीपी जो है वो 11% से ग्रो करने वाली है नेक्स्ट फिस्कल में। ठीक है, और इसके लिए नॉमिनल जीडीपी कितनी हो जाएगी, लगभग 15.4%। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी यही चीज़ कही है कि जीडीपी ग्रोथ रेट नेक्स्ट फिस्कल में इंडिया की 11.5% तक रहेगी, जो कि लगभग पिछला जो फोरकास्ट किया गया था आईएमएफ के द्वारा उसके कंपैरिजन में 270 बेसिस पॉइंट ज़्यादा, कहने का मतलब 2.7% ज़्यादा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी के लिए अगर हमें वाकई में रियलाइज़ करना है ना, तो जीडीपी को हमें 2021-22 में ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करवाना पड़ेगा। और आप देखोगे वर्ल्ड की जितनी भी लार्ज इकोनॉमीज़ है उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कंसीडर हो जाएगी इंडिया। साथ में आप देखोगे 2019-20 का जो डेटा है, 2019-20 की जो ग्रोथ है उसको कंपेयर करें 2021-22 के कंपैरिजन में, तो उसमें आप देखोगे 2.4% का ज़्यादा आपको दिखेगा ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर राइटर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाह रहे हैं। देखो, ग्रोथ जो है अगर हमें 6.5 से 7% की अचीव करनी है ना, तो उसके लिए हमें अगले फिस्कल ईयर में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने की ज़रूरत है, फिस्कल स्टिमुलस की ज़रूरत है, इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर भी अगर हमारी जीडीपी को देखें तो ओवरऑल अगर 6.5 से 7% भी रहती है ना ओवरऑल ग्रोथ, अगर आने वाले फिस्कल की बात करें तो लगभग 10% हम फिर भी पीछे रह जाएंगे अगर 2023-24 में बिना पैंडेमिक के कोई टारगेट होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.5 से 7% हम रजिस्टर करते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड अगर आता है आने वाले फिस्कल ईयर्स में, तो उस केस में 2023-24 में
हम फिर भी 10% कम ग्रोथ रजिस्टर करेंगे जितना हम बिना पैंडेमिक के ग्रोथ रजिस्टर कर पाते। तो ये एक अपने आप में बड़ी चीज़ है कि अभी भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो वायरस के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएगी लगभग 2023-24 तक भी। इसके अलावा क्रिसिल जो है उन्होंने भी अपनी रेटिंग दी थी, तो उसमें ये बोला था कि 12% ऑफ जीडीपी का लॉस हो सकता है लास्ट दिसंबर तक। तो ये सारे डेटा कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। बट आने वाला फिस्कल जिसमें हम बोल रहे हैं, जैसे कि बजट सर्वे बोल रहा है कि लगभग 11% की ग्रोथ रजिस्टर करेगा इंडिया, तो हम इनको 2 हाफ्स में अगर कन्वर्ट करें तो देखो फर्स्ट हाफ में तो बेनिफिट हमें क्यों मिलेगा कि ग्रोथ रजिस्टर अच्छी होगी, क्योंकि लो बेस इफेक्ट, क्योंकि पीछे अगर आप देखोगे जिस पर्टिकुलर रेफरेंस पीरियड से आप कंपेयर करोगे उस पीरियड के टाइम पे आपका जो ग्रोथ रेट था वो कम था, और अब की बार अगर थोड़ा बहुत भी ज़्यादा होता है तो वो डिफरेंस लो बेस इफेक्ट की वजह से ज़्यादा दिखेगा। जबकि सेकेंड हाफ जो होगा उसमें आपको स्ट्रॉन्गर बेस मतलब स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक रिकवरी दिखाई देगी। उसकी वजह क्या है, एक तो देखो वैक्सीन ड्राइव है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों में एक कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी, और दूसरा वैक्सीन क्योंकि चालू हो गया, अब 2021-22 का जो सेकंड हाफ होगा उसमें लोगों में कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली आएगा ही, साथ में हर्ड इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होती हमें दिखाई देगी। इससे लोगों के बीच में एंजाइटी कम होगी और कॉन्टैक्ट बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो फिर से स्टार्ट हो पाएगी। बट रिस्क अभी भी लगातार बनी हुई है। यहाँ पर अगर सर्वे में हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ की जो चीज़ वाकई में ध्यान नहीं दिया गया है वो ये है मॉनसून कैसा रहेगा। मॉनसून कैसा रहेगा, क्योंकि अभी तक का स्टैटिस्टिक्स उठा करके देखा जाए राइटर के अकॉर्डिंग तो 2 साल अगर लगातार अच्छा मॉनसून रह जाता है तो तीसरे साल मॉनसून धोखा देता ही है, क्योंकि वही बात है हमारे एग्रीकल्चर जो है दैट इज़ द गैम्बल ऑफ मॉनसून। अब मॉनसून अगर कम हो जाता है तो आप देख सकते हो जीडीपी की ग्रोथ पे कितना ज़्यादा इसका असर हो सकता है। पर फिर भी अगर एग्रीकल्चर को देखें तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्रीकल्चर तो देखो लगभग 16% ही शेयर रखता है अगर जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट फिर भी कंट्री की 40% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे रिलाई कर रही है ना, तो हम मॉनसून का अगर फेल होना या मॉनसून का कम होना वो हमारे लिए कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो सकता है। तो इकोनॉमी को अगर हमें रिसेशन से निकालना है ना, तो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को भी हमें जल्दी से जल्दी रिवाइवल पे लाने की ज़रूरत है। सर्वे ने बहुत ही सही तरीके से कुछ रिकमेंड किया है कि हमें इमीडिएट ज़रूरत क्या है कि एक बैलेंस्ड सपोर्ट देने की ज़रूरत है जिससे कि ग्रोथ हम इंश्योर कर सकें मीडियम रन में। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसी एक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए जो कि रिफॉर्म्स जितने लाए गए हैं उनका पूरा बेनिफिट हम उठा सकें, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिफॉर्म बहुत लाए हैं। अभी देखोगे चाहे एग्रीकल्चर को लेकर के देखो, बैंकिंग सिस्टम को लेकर के देखो, या आप देखो आईबीसी की बात करो, कितना सेगमेंट है। अगर उसके हमें फ़ायदे उठाने हैं ना जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ने लाए हैं अभी तक, तो हमें ज़रूर यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी को इस तरीके की बनानी पड़ेगी, फिस्कल सपोर्ट देना पड़ेगा, तब जा कर के हम जो जितना भी इस वायरस ने जो प्रोडक्टिविटी पे डैमेज दिया है ना उसको हम कवर कर पाएंगे। साथ में जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है जिसमें ये टारगेट किया गया था कि हाँ हम फिस्कल डेफिसिट को 3% से नीचे और रेवेन्यू डेफिसिट को लगातार धीरे करते करते 0 तक लेके चले जाएंगे, वो भी अब कहीं ना कहीं आप देखोगे इस पूरी परिस्थिति में इग्नोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हमारा टारगेट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, इकोनॉमी को रिवाइव करना। देखो फिस्कल को हमें बहुत सोच समझ करके फिर बाद में डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि डेट तो बढ़ता चला गया और हम इधर खर्चा बढ़ाते चले गए। देखो वैसे तो अभी करंट इकोनॉमिक सर्वे ने तो ये कहा है कि डेट अगर बढ़ रहा है ना तो उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ज़्यादा रहेगी तो उस केस में डेट को हम मैनेज कर लेंगे। बट 2017 के सर्वे ने तो उल्टी बात कही थी। बोला इंडिया का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हम जब भी रैपिड ग्रोथ पे तो रिलाई कर रहे हैं और जबकि हमारा डेट हमारे ऊपर कर्जा है वो लगातार बढ़ता चला गया, तो हमने एक बैलेंस एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, हम फेल हो गए उन सारी चीज़ों से। अगर वही चीज़ अब यहाँ पे अप्लाई करने की बात कर रहे हो तो ये तो चीज़ तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना कि 2019-20 का
सॉरी 20-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तो बोलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो डेट सस्टेनेबिलिटी मैनेज हो जाएगी, और जबकि 2017 का क्या बोल रहा था कि बोला कि इंडिया में ये चीज़ फेल हो रही है, तो हमें थोड़ा सोच समझ के आगे चलने की ज़रूरत है। डेट टू जीडीपी रेशियो को हमें लगातार डाउनवर्ड पाथ पे लाने की ज़रूरत है। साथ में आज आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी एक्नॉलेज किया है कि सर्विस सेक्टर जो कि हमारी इकोनॉमी में जीडीपी का 54% कंट्रीब्यूट करता है, वो बहुत ही बुरे तरीके से आज देखोगे परफॉर्म नहीं कर, मतलब बहुत बुरे तरीके से उस पर एक तरह अटैक हुआ है, असॉल्ट हुआ है, ये मान लो कोविड-19 का। हॉस्पिटैलिटी की बात करो, कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज की बात करो, टूरिज्म की बात करो, ये अभी भी डाउन चल रहे हैं। इनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सर्विस सेक्टर काम नहीं करेगा तो अर्बन पुअर जो कि सर्विस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उनका पेट कैसे भरेगा। सर्विस सेगमेंट को हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है। देखो मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की अगर बात की जाए ना, तो सर्वे ने अपनी तरफ से कहा है कि हमें सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पर तो ध्यान देना है ही, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को हम और बूस्ट कर सके। इसके अलावा जो और भी सेक्टर है जहां पर हमें बूस्ट देने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया जो है ना, इंटरनेशनली देखें तो स्ट्रक्चरली रिफॉर्म लाने में बड़ा ढीला रहा है, इतना ज़्यादा नहीं रहा है। सप्लाई साइड में देखें तो हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर हमें वाकई में ग्रोथ इंश्योर करनी है ना, जितना डैमेज अभी कोविड-19 की वजह से प्रोडक्टिविटी पे आ चुका है, तो हमें वहाँ पर सप्लाई साइड को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, और उसमें जॉब क्रिएशन की भी ज़रूरत हो जाएगी अपने आप ही। इससे क्या होगा कि फिर अपने आप ही मार्केट में फिर थोड़ी सी हलचल बढ़ना शुरू हो जाएगी। ईज ऑफ रेस्ट्रिक्शन की बात करें, लेस रेगुलेशन की बात करें, तब जा करके होगा। रेस्ट्रिक्शन कम से कम होनी चाहिए, रेगुलेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ सुपरविजन प्रॉपर होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान दो, जो हमने ऑलरेडी देखा था ना, पीएसयू से भी आप अपने स्टेक्स को कम कर सकते हो, और ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये चीज़ हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे, एक रिपोर्ट देखी थी आज शाम, आप लोग शाम वाला जो वीडियो मैं डालता हूँ ना, वो आप ज़रूर फॉलो करो, उसमें बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आती है, डेटा भी आता है, वो हमारे काम आता है। अगर वो डेटा आपके दिमाग में होता है ना, तो फिर ये एनालिसिस पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है, समझ गए। इसी तरीके से ग्रोथ है ना, वो सस्टेन नहीं हो सकती जब तक प्रॉपर लुब्रिकेंट अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हेल्दी फाइनेंशियल सेक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ना, उस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जैसे ही एक बार इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ट्रैक पे आती है, तो हमें जो ये टॉलरेंस हमने जो इंक्रीज़ कर रखी है ना, कि हाँ इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज़्यादा रहनी चाहिए, पैसा ज़्यादा रहना चाहिए, तब जाके डिमांड बढ़ेगी, तो हमें उन फॉरबियरेंस को, उस टॉलरेंस को कम करने की ज़रूरत है। एसेट क्वालिटी रिव्यू जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बैंकों को एक और राउंड रिकैपिटलाइज का करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि बजट में क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल दिया है मूविंग टू अ न्यू सिटी। आर्टिकल लिखा है श्रीकांत विश्वनाथन ने और प्रभात कुमार ने। देखो 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ में गवर्नेंस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। देखो फाइनेंस कमीशन है ना, जनरली अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं हर 5 साल में, बट 15th फाइनेंस कमीशन को थोड़ा और रिलैक्सेशन दे दिया, क्योंकि देखो जीएसटी आ गया, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है वो स्टैब्लिश कर दी गई थी, बैंक्रप्सी कोड है, आईबीसी है, वो इम्प्लीमेंट किया गया, डिमोनेटाइजेशन इम्प्लीमेंट किया गया, तो बहुत सारे आप कह सकते हो पॉलिसी डिसरप्शंस आए थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक स्पेस 1 साल का और दे दिया गया था। तो अब आप देखोगे कि इस 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट तो सबमिट कर दी थी 2020-21 के बजट के साथ में ही, बट अब फाइनल रिपोर्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जो 2021-22 से काम करना शुरू होंगी, जिस रिपोर्ट पे बेस्ड सरकार 2021-22 से 2025-26 के बीच में, ये 5 साल के लिए, वो अभी जो बजट आएगा उसके साथ में आ सकती है। तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो फोकस करना चाह रहे हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन की जो इंटरिम रिपोर्ट थी ना, उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए जो चीज़ें फोकस की गई थी, उन चीज़ों को हमें यहाँ पर ज़्यादा ध्यान में लाने की ज़रूरत है। जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल जो गवर्नेंस है, जो उनका पैसे का जो पूरा स्कोप है, वहाँ पर रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत है, उसको हमें ज़रूर अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। तो राइटर यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट पिक कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो,
15th फाइनेंस कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट ने कहा, सिग्निफिकेंटली इस चीज़ पर ध्यान दिया कि जो आउटले है ना ओवरऑल, जितना म्यूनसिपैलिटीज़ को पैसा मिलना चाहिए वो बढ़ना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि 2020-21 के टाइम पे जब इंटरिम रिपोर्ट आई थी तो बोले कि 29,000 करोड़ रुपए का जो बजट मिलता है ना वो तो है ही, इसके अलावा उनका जो शेयर है म्यूनसिपैलिटीज़ का उसको और राइज करने की ज़रूरत है, जो ग्रांट के तौर पे मिलता है। ठीक है ना, उसमें चाहे पंचायत समितियों को या पंचायत वाला है ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे जो लोकल बॉडीज थी, क्योंकि 74th में तो म्यूनसिपैलिटीज हैं और 73rd में पंचायत, बोले इन दोनों का ग्रांट एलोकेशन है ना वो बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जो 30% दिया जा रहा है ग्रांट एलोकेशन उसको बढ़ा करके 40% करो, तो ओवरऑल अगर आउटले की बात करो ना 5 साल के लिए, उसको 1.5 लाख करोड़ से बढ़ा करके 2 लाख करोड़ करने की ज़रूरत है। समझ गए। इसके अलावा आप देखोगे सेकंड पॉइंट जो उठा रहे हैं राइटर वो ये कि 2 इंपॉर्टेंट एंट्री कंडीशन यहां पे दिखाई गई थी इंटरिम रिपोर्ट में, वो ये कि इंडिया जो है वो देखो जो फाइनेंस कमीशन है वो अपनी तरफ से जो भी ग्रांट देना चाहता है तो वो बढ़ाए। एक तो क्या है कि पब्लिक ऑडिटेड एनुअल अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आप जितना भी पैसा म्यूनसिपैलिटीज को दे रहे हो उसकी ऑडिटिंग की पब्लिकेशन होनी चाहिए, मतलब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 2, जो म्यूनसिपैलिटीज हैं उनको एक चीज इंश्योर कर दी जाए कि भाई आप अपनी जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना उसका फ्लोर रेट जो है वो फिक्स कर सको। ये सजेशंस आप लिखते चले जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो अगर पब्लिकेशन कर दिया जाता है ऑडिटेड एनुअल अकाउंट की तो इससे क्या होगा, म्यूनसिपैलिटीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकेगी। इवन जो लोकल लोग हैं अर्बन एरियाज में जो रहते हैं वो ही उनसे सवाल पूछ लेंगे कि भैया आपने इतनी गड़बड़ क्यों की। समझ गए। और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स की अगर फ्लोर रेट फिक्स करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा ना उनको, तो उससे क्या होगा कि उससे उनकी कम से कम मिनिमम इनकम तो वो इंश्योर कर पाएंगे। देखो आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे ही आया ना तो 50,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बोरोइंग लिमिट जो है स्टेट्स को दे दी गई है। तो वो जो चीज़ है ना वो इनको म्यूनसिपैलिटीज को हैंड ओवर करने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे करना किसको है काम, लोकल लोगों को ही तो करना है ना। बस वही चीज़ है। साथ में जो 50,000 करोड़ रुपए एडिशनल बोरोइंग के लिए अलाउ किया है ना, और प्रॉपर्टी टैक्स में रिफॉर्म की जो बात की जा रही है वो इसलिए कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा सके, जैसे वाटर, सैनिटेशन, इनकी फैसिलिटी। ऐसे ही म्यूनसिपैलिटीज़ को फाइनेंशियल रिफॉर्म के बेसिस पे और एडिशनल अगर मिलता है स्पेस तो अमृत जैसी स्कीम भी कहीं ना कहीं अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगी, और अमृत स्कीम में भी ये चीज़ एनविसाज की गई थी। तो अभी ज़रूरत क्या है कि फाइनेंशियल गवर्नेंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटी शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट जो पिक कर रहा है राइटर 15th फाइनेंस कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट से वो ये कि देखो टोटल अगर मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन की बात करें जहां पर 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, या फिर उनके अलावा जो दूसरी सिटीज़ है वहां पर फंडिंग प्रॉपर हो जाए ना तब जाकर के काम अच्छे से होगा। यहाँ पर कुछ डेटा बताया जा रहा है, इस डेटा पर अगर आप ध्यान देना चाहो तो दे सकते हो। लगभग 53 मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन की बात करें तो 250 से ज़्यादा हैं, तो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 44% तो 250 से ज़्यादा सिटीज़ में ही रहता है। आप देखो अर्बन पॉपुलेशन का 44% हिस्सा तो 250 से ज़्यादा सिटीज़ में ही रहता है। इसी तरीके से आप देखोगे 4,250 प्लस म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन का बचा हुआ 56% पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। तो ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे जो निकालना चाह रहे हैं वो ये कि देखो 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी तरफ से जो रिकमेंडेशन दी है ना वो ये दी है कि आप जिन जिन अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई सिटी है तो सिटी के आसपास में जितने भी छोटे मोटे टाउन्स हैं वो उस सिटी में ही कंबाइन होकर के, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऐसे हो जाते हैं ना सारे, वो सारे कंबाइन होके हो जाते हैं। ये ज्योग्राफिकल टर्म है, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल है आप समझ चुके होंगे कि अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है। ठीक है, एक तरीके से बहुत सारी छोटी बड़ी सिटीज़ का मिलकर के एक पूरा एक स्ट्रेच बन जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप लगभग 9,000 करोड़ रुपए आप उनको अलॉट करो जिनकी पॉपुलेशन 50 मिलियन या उससे ज़्यादा है। ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, यूनियन टेरिटरीज नहीं, उसके अलावा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो फोकस किया जाए वो एयर क्वालिटी पे, वाटर सप्लाई पे, सैनिटेशन पे, या बेसिक ग्रांट दे दिया जाए
जिससे कि सिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से कवर करने की कोशिश की थी कि ये जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है ना एयर पोल्यूशन का, और ये कोई आप देखोगे केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरे स्ट्रेच की प्रॉब्लम है। तो क्यों ना पूरे स्ट्रेच को ही आप एयर क्वालिटी के बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज करो और उनको इसी बेसिस पे ध्यान रखें। तो एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन आएगा ना, कि एक बड़ी सिटी है और उसके पास में छोटा टाउन है, वो दोनों मिलकर के फिर प्लान करेंगे, फिर एयर पोल्यूशन को टैकल करेंगे, तब जाके अच्छे से काम हो पाएगा। और फिर फोर्थ पॉइंट जो है वो पिक करना चाह रहे हैं कि देखो जो रिकमेंडेशन दी है ना 15 फाइनेंस कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट में, उसमें एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई थी म्युनिसिपल अकाउंट्स के लिए। इससे क्या हो जाएगा, जब भी म्युनिसिपैलिटीज़ में कोई भी काम होगा, जितना भी आउटले उनको मिलेगा सेक्टर वाइज, वो डिटेल सारी की सारी उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो वहाँ पर जो एक एक इंडिविजुअल है ना, उस डिजिटल फुटप्रिंट पर जाकर के, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर के चेक कर सकेगा कि कितना तो पैसा आया, कितना खर्च हुआ। तो देखो पड़ोस की पड़ोस में सारी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी कि नहीं। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंट मैनर में इंश्योर की जा सकेगी, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उतने, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो एक तो ये हो गया अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। दूसरा एक चीज़ होगी कि मान लो यहाँ पे बड़ी सिटी है, इसके पास में 2-3 छोटे टाउन है और इनका एक एग्लोमरेशन हो गया, तो इनका कंबाइन अगर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया, तो इनके पास में जो फंड आया, बड़ी सिटी के पास में जो फंड आया, उसके बारे में भी वो ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल ले सकेंगे। छोटे टाउन्स हैं उनकी भी डिटेल रहेगी उन दोनों की। तो ऐसे करके क्या हो जाता है कि जितना फंड आया वो और जितना खर्चा हुआ वो खुद का ट्रांजैक्शन तो मेंटेन करेंगे, बट उसकी एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस से भी वो कुछ ना कुछ लर्न करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक दूसरे की उस मतलब विद इन सिस्टम भी अकाउंटेबिलिटी होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत शानदार एक फार साइटेडनेस दिखाई जा रही है फाइनेंस कमीशन की। तो ये जो 4 एस्पेक्ट्स है ना जिनकी हमने बात की इंटरिम रिपोर्ट में आए, ये कहीं ना कहीं एक लॉजिकल कल्मिनेशन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से म्युनिसिपल फाइनेंस को हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, एक प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। जबकि आप देखोगे म्युनिसिपल फाइनेंस की प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वहाँ पर पेस जो है वो ग्लेशियल पेस है। ग्लेशियल पेस का मतलब जिस तरीके से ग्लेशियर्स मूव करते हैं ना, कोई सालों के अंदर कोई सेंटीमीटर्स कुछ, समझ गए, तो वो चीज़ है। उस स्पीड से कहीं ना कहीं फाइनेंस इनको मिल रहे हैं पिछले 2 दशकों से। तो ज़रूरत क्या है, ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को मान ली जाए। देखो ऐसा नहीं है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने ऐसी कुछ रिकमेंडेशन दी हो, 13th और 14th फाइनेंस कमीशन ने भी ऐसी रिकमेंडेशन ऑलरेडी दे रखी है। अब आगे राइटर बोलना चाह रहे हैं कि अब हम आशा कर सकते हैं कि फाइनल रिपोर्ट जो आएगी वो कहीं ना कहीं 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखेगी, और जो भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्युनिसिपल फाइनेंस रिफॉर्म की, वो ध्यान में रख करके फिर काम करे। अब देखो म्युनिसिपैलिटीज़ का जो पूरा काम है ना, वो ओवरऑल देखती है देखो स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करें जैसे कि फाइनेंस कमीशन, ये देखो प्रिंसिपल तो सेट कर नहीं सकते हैं, ये केवल एक और केवल रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अब करना नहीं करना तो सरकारों के हाथ में है। तो इसके लिए एक प्रॉपर ग्राउंड प्रिपेयर हो और इंसेंटिवाइज किया जाए, और गड़बड़ काम हो तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाए। मतलब म्युनिसिपैलिटीज़ को परफॉर्म करने का स्कोप तो दो, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो उनको बजट उसके अकॉर्डिंग अलोकेट करो। देखो स्टेट्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटीज़ को लगातार डिसएम्पावर करते चले जाते हैं, क्योंकि स्टेट का मानना ये होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि उनकी सरकारें कहाँ से चलती है, सिटीज़ से ही चलती है ज़्यादातर। मतलब जैसे मान लो कोई भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल यूपी की कैपिटल लखनऊ है, तो वो सिटी में ही तो लोकेटेड है ना, तो वो नहीं चाहते कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की पकड़ कम पड़े। तो ऐसे ही सभी सिटीज़ में कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग लगा करके स्टेट गवर्नमेंट जो है वो म्युनिसिपैलिटीज़ को वीक करती चली जाती हैं। तो क्यों ना हमें एक ज़रूरत है एक प्रॉपर म्युनिसिपल लेजिस्लेशन की, जो कि एक प्रोग्रेसिव और इनेबलिंग फाइनेंशियल गवर्नेंस प्रोवाइड करे सारी सिटीज़ को। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, प्रोग्रेसिव मैनर में सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन अगर होता है ना तो बड़ा फ़ायदा होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का तो बहुत फ़ायदा होता ही है, इसमें डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो अभी राइटर जो है कुछ पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है ये सारा काम। एक तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, उनको आप स्ट्रेंथन करो, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन ही डेवोल्यूशन का फिक्स करते हैं कि हाँ पंचायतों को और जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनको कितना रुपया मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट से। रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दिया जाए, जिससे कि
रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन का स्कोप ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की बात करें तो म्युनिसिपैलिटीज़ को अलाउ किया जाए कि वो बोरो कर सके, जैसे बॉन्ड रिलीज करके। देखो होता क्या है, लोकल इश्यूज़ को हो सकता है कि सरकार ज़्यादा दिमाग में ना रखे, स्टेट सरकारें, है ना, तो उनको एम्पावर ही कर दो ना, वहीं की वहीं कि आप वहीं की वहीं बोरो करके आप अपने प्रोजेक्ट हैं वो इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ हैं उनको इंक्रीज करो। वो कैसे? स्किल्ड वर्कफोर्स, एडिक्वेटली वर्कफोर्स को स्किल प्रोवाइड किया जाए। चौथा, ट्रांसपेरेंसी की लाई जा सकती है और सिटीजनशिप पार्टनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा लाई जा सकती है। वही सिंपल सी बात, अगर म्यूनसिपैलिटीज़ कुछ ले दे रही हैं, कुछ भी आ रहा है उनके पास में रेवेन्यू, कुछ भी खर्चा कर रही हैं, अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी वहीं की वहीं सिटीजन ही फिक्स कर देंगे तो इससे ज़्यादा बढ़िया काम क्या होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिससे कि म्यूनसिपैलिटीज़ को और इम्प्रूव किया जा सकता है और एम्पावर किया जा सकता है। देखो, फर्स्ट स्टेप जो है ना, उसकी ज़रूरत तो क्या है कि प्रिडिक्टेबल फाइनेंशियल फिस्कल ट्रांसफ़र होना चाहिए, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना म्यूनसिपैलिटीज़ को प्रॉपर वे में जितना पैसा उनको चाहिए उतना पैसा उनको प्रोवाइड करे, ठीक है ना। जैसे कि जो भी सिविक एजेंसीज हैं, जिससे क्या होगा कि वो प्रॉपर काम कर सके। और मेन फोकस जैसे ध्यान किस पे दें, ये ज़रूर ध्यान दें, मतलब फंड अगर दिया जा रहा है ना, तो ये प्रायोरिटीज़ भी फिक्स कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स कि भाई ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जो भी है। ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी होनी चाहिए, जिसमें कि एक फिक्सिंग हो कि हाँ, इनके पास में, म्यूनसिपैलिटीज़ के पास में पहले से आइडिया हो कि हमारे पास में कम से कम इतना पैसा तो आ ही जाएगा, तो वो भी क्या अपने लोकल लेवल पे प्लान कर सके। हमेशा केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट की दया भाव पे ना डिपेंडेंट रहे। तो देखो, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी है हमारी, 3 टायर की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपल। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है स्टेट, स्टेट पे डिपेंडेंट है म्यूनसिपैलिटीज़। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसको थोड़ा बड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को डिवैल्यूएट करने की, डिवॉल्यूशन करने की ज़रूरत है, मतलब डिवाइड करने की ज़रूरत है जिम्मेदारियाँ, म्यूनसिपैलिटीज़ को एम्पावर करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशंस हैं, उनको भी, जो ये 15 फाइनेंस कमीशन की जो इंटरिम रिपोर्ट है, या फिर जो पुराने जो 13 एंड 14 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं, उनको एम्यूलेट करने की ज़रूरत है, उनको ध्यान में रख के, और फिर आगे अपनी खुद की, जो आप कह सकते हो रिकमेंडेशन जो देता है फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट को, वो करे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करे टाइम पे, और उनको सही टाइम पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, और उनकी रिकमेंडेशन को सीरियसली ले। तब जा करके म्यूनसिपैलिटीज़ या हमारा जो सिटीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर पॉलिटिकल सिस्टम है, वो प्रॉपर काम कर पाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द मेकिंग ऑफ चैंपियन, धीरज नायर के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, चैंपियन अगर क्रिकेट में बन के आ सकते हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों नहीं बन सकते, ये बड़ा सवाल है। आज अगर वर्ल्ड में बेस्ट टीम को हराने के लिए हमारे पास में बेंच स्ट्रेंथ अच्छी थी, तो आप जीत के आते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा। तो इसके पीछे बता रहे हैं, बोला आईपीएल कितना शानदार काम कर रहा है, बोला ये पिछले 13 सालों में शानदार टैलेंट जो है, उस टैलेंट को रिमोट एरिया से भी पिक करने का काम किया है, और आज देखो ऑस्ट्रेलिया को उसके खुद के होम ग्राउंड में हरा करके आ गया। तो क्यों ना हम ये इंडियन इंडस्ट्री में भी अप्लाई किया जाए, क्यों ना हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हम ओपन अप करें, ओवरसीज़ क्रिकेटर्स के रोल को हम रिकॉग्नाइज करें। आज आप देखोगे आईपीएल में कितने खिलाड़ी आते हैं, उनसे कितना एक्सपीरियंस, रिकी पॉन्टिंग जैसे कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं दिल्ली, जो डेयर डेविल्स, सॉरी जो कौन सा दिल्ली कैपिटल है, उनको जब ट्रेनिंग देते हैं तो वो फ़ायदा उनको हुआ कि नहीं। ऋषभ पंत के बारे में क्या जानते हैं, पृथ्वी शॉ, इनकी जो ट्रेनिंग होती है रिकी पॉन्टिंग जैसे कोच के अंडर में हो रही है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म नहीं करेंगे। एग्जैक्टली वही चीज़ राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। क्यों ना हम ओवरसीज जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको हम यहाँ पे बुलाएं, एफडीआई को हम अलाउ करें एकदम ओपनली कि भाई आप यहाँ पर आओ और हमारे यहाँ पर काम करो। जबकि हमने डिफेंस में, वो बात सही है कि एफडीआई हमने ओपन कर दी, चाहे डिफेंस तक भी हमने एफडीआई अलाउ कर दी है, बट हमने टुकड़ों में की है, ओपनली नहीं की। मैकडोनल्ड, ठीक है, मैकडी के आपने कितने बर्गर खाए हैं, उसका कंपटीशन जब हमारे लोकल
जो लोग थे ना, लोकल इंडस्ट्री के जो कॉम्पिटिटर्स थे, उनके साथ हुआ, तो आज देखो हल्दीराम जैसे कितना शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड के लिए जब compete करना शुरू कर देते हैं ना लोग, तो देखो अपने आप ही काम होना शुरू होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें ओपन करने की ज़रूरत है हमारे मार्केट को, कि जहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स आ सके और उनके एक्सपीरियंस से हम लर्न कर सके। दूसरा, देखो कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की भी ज़रूरत है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इसलिए कि मान लो आईपीएल में आज क्या कहा जाता है, बोले कि 4 बंदे जो हैं वो ही खेल सकते हैं, फॉरेन प्लेयर्स, एक पर्टिकुलर टीम में। ठीक है, बचे हुए 7 बंदे तो इंडिया नहीं खेलेंगे ना। तो इससे क्या होगा, जो भी टैलेंटेड बंदे हैं ना, जो बाहर हैं, जो बड़ी सिटीज़ में नहीं रहते, उनको मौका मिल जाता है। तो उससे क्या हो गया, 4 बंदों की लिमिट भी फिक्स हो गई, फॉरेन एक्सपीरियंस भी आ गया आपके पास में, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी आ गए, और 7 बंदे जो इंडियंस हैं उनको उनसे सीखने का मौका मिल गया और उनको अपना पोटेंशियल शो करने का मौका भी मिल गया। तो बोलो वही चीज़ हम इंडस्ट्री में भी तो अप्लाई कर सकते हैं। क्यों ना हम एक लिमिटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दें कि भाई जो भी ओवरसीज कंपनी से हम एफडीआई लेकर के आ रहे हैं, वो कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे हल्की सी। वो ये कि हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कंपटीशन तो दे, बट वहाँ पर हमें हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको रौंद भी ना डालें। क्योंकि चाइना से जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए घाटे का सौदा हो जाता है। क्योंकि चाइना क्या करता है, बहुत सस्ते में बेच देता है अपने मार्केट में, मतलब जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं वो। तो क्यों ना इस तरीके का हम काम करें कि हमारे यहाँ पर भी एक्सपर्ट्स को अलाउ तो किया जाए इंटरनेशनल को, बट वही चीज़ है कि लिमिटेड नंबर्स में लिमिट कर करके। इससे क्या होगा कि एक आईपीएल में जिस तरीके से टीम तैयार हुई, उस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग की भी काम की जा सकती है। इंग्लिश प्रीमियर लीग, इंग्लैंड की, मतलब आइडिया वहाँ से शुरू होता है, ये कि ये जो आईपीएल वाला आइडिया है वो। तो उसमें इंग्लैंड की खुद की फुटबॉल टीम इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर कोई लिमिट नहीं डाल रखी, और वो जो लीग है ना, वहाँ पर ओवरसीज प्लेयर्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो वहाँ के लोकल प्लेयर्स है ना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इसका घाटा उनको फिर वर्ल्ड कप में फेस करना पड़ता है, जब भी इंटरनेशनली इंग्लैंड की टीम खेलती है। तीसरा हम क्या देख सकते हैं, देखो जो रेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। देखो क्रिकेट की अगर हम बात करें, तो किस तरीके से आज छोटी सिटीज़ की बात करें, जैसे जयपुर हो गया, धर्मशाला, इंदौर, रांची, यहाँ पर मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली से भी बढ़िया शानदार शानदार स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। तो यही चीज़ हम भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रेसिवली बिल्ड किया जाए, जिससे कि जो आज कहीं कुछ रीजन्स में कन्फाइनमेंट है इंडस्ट्रीज़ का, वो ऑल ओवर इंडिया फैले, जहाँ पर रिमोट एरियाज़ के जो लोग हैं उनको भी मौका मिले, उनको भी इनेबल किया जाए कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के बेसिस पे अपने आप को और ज़्यादा इनकरेज करें। एंटरप्रेन्योरशिप भी तो इम्प्रूव करनी है ना हमें, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वही चीज़ होगी। छोटी सिटीज़ पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ये गैप ख़त्म करने की ज़रूरत है। फिर चौथा, हमें बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, कि जिस तरीके से आज आईपीएल में जो बच्चे आ रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें जो टैलेंट होता है ना, वो टैलेंट किस तरीके से है कि आपने उनको अपनी एक ऑप्शन दे दिया कि क्रिकेट में भी करियर अवेलेबल है। तो जो बच्चे वाकई में स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जो क्रिकेट में जाना चाहते हैं, वो अपने आप ही क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। बोले यही चीज़ हमें इंडस्ट्री पर भी अप्लाई करने की ज़रूरत है, कि जब हम इस तरीके का माहौल बना देंगे कि जिस पे केवल जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट है इंडिया में, वो एक अपॉर्चुनिटी देखे कि वाकई में अगर मैं स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा तो मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप देखो उससे कितना फ़ायदा हो जाएगा। हमें एक रॉबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाने की ज़रूरत है, और वो तभी बनेगा जब हम एक बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करेंगे। तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं ना, उनको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इतना मुश्किल हो, हमें ज़रूरत है इसकी ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन की। ये चारों सजेशन बहुत आउटस्टैंडिंग थे, मतलब इंटरव्यू में भी अगर आप इनके जवाब दोगे ना, इसको कंपेयर करके, बहुत गजब चीज़ लगी मुझे। ठीक है, तो एक वर्चुअस साइकिल चल पड़ेगा इनके बेसिस पे। और इंडिया जिस तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट में पिछले 2 दशकों में कितना हाईलाइट हुआ है, और आने वाले 1 दशक में हाईलाइट ही रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि नींव अच्छी लग चुकी है। तो पॉलिसी मेकर्स को ज़रूरत है कि क्रिकेट से कुछ सीखे और एक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को तैयार करें, जहां पर ग्लोबल प्लेयर्स भी आए, बट रेगुलेटेड मैनर में। हमारे यहाँ के प्लेयर्स को हमें ओपन अप करना है। ऐसा नहीं इकोनॉमी को बंद किया जाए, नहीं नहीं, ओपन करो, बट एक वो फिक्स होना चाहिए, जैसे आईपीएल में 11 में से केवल 4 फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में डिस्कशन यही खत्म है, बाकी आप चीज़ें खुद देख लेना। थैंक यू वेरी मच।